हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने वैसे शांतनु भंडारी वापस आ चुका हूँ आपके साथ एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बहुत डरते हैं आप लोग इस सब्जेक्ट से। बहुत बार बच्चे कहते हैं यार सीआर का पेपर। मैं आपको बोलता हूँ मेरे साथ पढ़ते जाइए, जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन देख लिए, ये भी देखते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है जब हम खत्म कर लेंगे काफी सारा कंटेंट, तो ये जो डर है ना दिमाग में, मैं इसको निकाल दूंगा और ये रहेगा ही नहीं। तो फिलहाल आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, एंड यू आर वाचिंग द पार्ट नंबर 4, जिसके बारे में आज सारी बात होगी। पार्ट 3 तक हम बात कर चुके हैं और उसके अंदर हमने बेसिक रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा सा बात करना स्टार्ट किया था। और मुझे याद है कि ये बात आपको भी याद होगी कि सर ने कहा था लास्ट क्लास खत्म करते करते कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में वापस आऊंगा तो कुछ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से वेटेड एवरेज प्राइस वगैरह के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। ऐसे कहा था ना मैंने, याद है? तो ठीक है, अब जब मैंने कहा था तो फुलफिल तो करना ही करना है भाई। तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली उसी टॉपिक से जहां पे हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। तो मैं बोलता हूँ कि अभी 4 पार्ट, फोर्थ हम कंप्लीट कर लेंगे, मे बी फिफ्थ में एक बार हम जिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ वी गो फिफ्थ या सिक्स। बट जरूर आपको बताऊंगा कि प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा है, सो दैट आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आपकी तरफ से आप ये चाहते हैं कि सर अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जरूर से जरूर बनाएं नोट्स। आपने अगर अभी तक नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, एक हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो चलो ठीक है, आज से ही स्टार्ट करो। अगर नहीं बनाया तो बनाओ, बहुत काम आने वाले। नहीं देख पाओगे ये सारी क्लासेस, सीआर की क्लासेस अपना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, आप जानते ही हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ये है जिसकी ड्यूरेशन हम 100 घंटे के आसपास मान रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बट हम मान रहे हैं। अब 100 घंटे की क्लासेस आप नहीं, भले अनलिमिटेड व्यूज आपने ले रखे हो, आप दोबारा पूरी क्लासेस शायद ही देख पाओ, क्योंकि बाकी चीजें भी तो करनी है, सिर्फ यही थोड़े देखना है। तो इसीलिए देखना, अगर आपके पास अनलिमिटेड व्यूज है तो जैसा आपने लिया होगा अनलिमिटेड व्यूज है तो देख लेना। बट मेरा ये कहना है कि अगर नोट्स बना लोगे ना तो रिविजन करते हुए बहुत इजीनेस होगी, और अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी डिवोट कर सकते हैं। तो चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी। हम बात यहाँ पे कर रहे थे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के बारे में, और इसको मैंने समझा दिया था आपको कि कैसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कंपनी के अंदर, और उसका 10% निकाला जाएगा। और 50,000 अगर कंपनी के शेयर्स हैं तो पिछले 12 महीने में देखा जाएगा कि 5,000 शेयर, तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया। पिछले 12 महीने में देखा जाएगा कि 5,000 शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। इफ यस, द आंसर इज यस, तो इट मींस दैट कंपनी शेयर्स, अब वो चाहे ए लिमिटेड है चाहे बी लिमिटेड है, व्हाटएवर, दैट कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेड शेयर्स, है ना, या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ये बात हम कर चुके थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के बारे में, इसकी कैलकुलेशन को समझाते हुए, ये वाला जो पैराग्राफ इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं पढ़ चुका था। पर अब मैं एक बार इसको फिर से पढ़ूंगा और इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने चीजें रखी हैं आपके लिए, वो मैं बात करूंगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट फंडिंग आपका जो सब्जेक्ट है, ये जो आप टेबल नीचे देख रहे हैं ना, ये मेरे नोट्स में से ही हमने उधर से ली है। और इसी को मैं समझाऊंगा क्योंकि वहां पे भी ये सारी चीजें हैं। मैं पहले नहीं कह रहा था कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में, अब देखो मिला भी लेना। जो बच्चे ग्रुप 3 की क्लासेस ले रहे हैं या अपने आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी ये बात मानेंगे कि सर एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि ये भी चीजें कॉर्पोरेट फंडिंग में दे रखी है। ठीक है, तो चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे और फिर देखते हैं कि डिटेल कैलकुलेशन क्या है। पता है आपको कि सीआर के पेपर में आपको कैलकुलेटर लेके जाना है ना? आप कहें सर मैं तो कैलकुलेशन जानता ही नहीं बिल्कुल, कैसे क्या होगा? सब हो जाएगा, आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे बस, ठीक है। साइंटिफिक नहीं ले जाना, ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए, पहले से तैयारी रखना, क्योंकि एक कल एग्जाम है तो बच्चा क्या रात को निकलता है कैलकुलेटर लेने कि भाई तेरे पास है, और वहां पे फिर हिम्मत देखो, वहां पे एग्जामिनेशन में मांगता है एक दूसरे से कि यार कैलकुलेटर दियो। भाई एग्जाम देने आए हो, पूरी जिंदगी का सवाल है, 6 महीने का तो है ही एटलीस्ट मैं कहूंगा। तो कैलकुलेटर नहीं लेके जाओगे क्या? प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? तो कैलकुलेटर आपको चाहिए रहेगा, तो पहले से इंतजाम करके रखना। बहुत कोई ऐसा नहीं, बहुत वो है, बट चाहिए रहेगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे क्या लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 26 वीक्स और मोर। एक तो देखिए एक दो कैटेगराइजेशन है बेसिकली, एक 26 हफ्ते या उससे ज्यादा और एक 26 हफ्ते या उससे कम। अब इनके बीच में हमें प्राइस जो है वो डिटरमाइन करना है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज 26 वीक से अगर आपके ज्यादा, यानी 26 हफ्ते का मतलब मैं मोटा मोटा अगर बात करूं तो आई सपोज मैं 6 महीने कह सकता हूँ।
तो 6 महीने से अगर आपके शेयर जो हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, पिछले 6 महीने में आपके शेयर लिस्टेड थे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अब जो हम बात करने वाले हैं दो उसमें ऑप्शन होंगे, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो आपका प्राइस बन जाएगा। तो लिखा है द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 26 वीक्स और मोर. The price of the equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue shall not be less than the higher of the following. Shall not be less than मतलब इन दोनों में से जो प्राइस होगा ये, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं जो दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो माना जाएगा, वो आपको टेकन इनटू कंसिडरेशन लेना पड़ेगा टू डिटरमाइन द बेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे वही बात करी गई है और अब हम देख रहे हैं कि वो जो 26 हफ्ते से ज्यादा अगर हमारे शेयर लिस्टेड है तो प्राइस एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, पहले पढ़ते हैं फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। देखा दी एवरेज ऑफ द वीकली हाई and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on the recognized stock exchange during 26 weeks preceding the relevant date. तो आपने क्या करना है कि वीकली हाई और जो वीकली लो है जो इसका एवरेज होगा वो आपको निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए, तो वीकली अगर हम बात करें यहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम के यहाँ पे देख रहे हैं, ये VWAP क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। अगर आप देखेंगे एक हफ्ते का है, ये एक हफ्ते का प्राइस है और 414, 411, 388, 389, 387, इसमें से आपसे कोई कहे कि मैक्सिमम बताइए तो मुझे लगता है आप इजीली कह सकते हैं कि सबसे पहला वाला है जो मैक्सिमम है और जो सबसे कम है वो है 387 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल लेंगे और इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो ये आएगा। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं और नहीं है तो मोबाइल से कर लो, अभी कैलकुलेट करके देख लो कि समझ लो ना। अब आप कहेंगे सर आपने यही चीजें क्यों ली है, ये तो अभी एग्जाम्पल में पढ़ूंगा तो समझाऊंगा, बट मैं आपको भी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सितंबर के बाद डायरेक्टली मार्च आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है जब अभी हम पढ़ेंगे कि हमने क्या किया है कि एक हफ्ता 26 हफ्ते में एक हफ्ता लिया है एकदम स्टार्टिंग का और एक हफ्ता लिया है एकदम एंडिंग का। अब ये हमने 2 हफ्ते लिए हैं, बट ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वीक 1 हो गया, ऐसे 26 वीक है तो इसके बाद वीक 2, वीक 3, वीक 4 सबका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा और ये जो है दिस इज वीक नंबर 26। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब देखो 26 हफ्ते तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि इसको यहाँ पे एक एक हफ्ते के बेसिस पे समझाया जाए, बट एक हफ्ता स्टार्टिंग का और एक हफ्ता एंडिंग का हमने ले लिया और इसके बीच के जो हफ्ते आएंगे वो ऐसे ही कैलकुलेशन करी जाएगी। ये हम नहीं बता सकते कि भाई जो प्राइस होगा वो पर्टिकुलर शेयर का किस दिन क्या होगा, ये तो हम नहीं बता सकते, बट जो भी प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे पूरा हफ्ता जो प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम निकालेंगे और मिनिमम निकालेंगे और उसके बाद एवरेज निकालेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो वो वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस आपको देंगे, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ मॉड्यूल में है ही नहीं, सीआरपी मॉड्यूल में नहीं है जो आप ये देख रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने तो वो 26 वीक वाली बात लिख के खत्म कर दी, बट मुझे तो अच्छे तरीके से समझाना है जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, तो ये यहाँ पे बात लिखी है, बट अभी मैं इसको और समझाऊंगा। तो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि एवरेज लेंगे वीकली हाई और लो का ऑफ क्या लिखा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब आप देख लो वॉल्यूम वेटेड ये लिखा है ना, VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम डिटरमाइन किया पूरे हफ्ते का इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में से, और फिर जो मैक्सिमम मिनिमम था पूरे हफ्ते का उसका हमने क्या किया, एवरेज निकाली। यानी एवरेज तो जानते ही हो ना, मतलब क्या हो गया कि 414.28 प्लस 387.91 इक्वल्स टू वॉट एवर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 401.095 कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो अब एक तो ये बात हो गई, दूसरा में क्या लिखा है, लिखा है दी एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द रिलेटेड शेयर्स कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होते हैं ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, बट अब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के बेसिस पे हमें प्राइस डिटरमाइन करना है। तो दो ऑप्शंस आपके सामने रखे गए, एक तो ये कि अगर आपकी जो सिक्योरिटीज हैं जिसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी इज लाइक अ वेरी डिटेल वर्ड, आप जानते हैं इसके अंदर शेयर्स भी आते हैं, स्टॉक भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं और चीजें भी आ सकती हैं।
तो आपने कह दिया अगर आप 26 हफ्ते से ज्यादा आपकी कंपनी के शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज एनएससी बीएससी पे किसी पे भी लिस्टेड है, अगर दोनों पे हैं, सवाल अगर आता है दिमाग में कि ये तो सर दोनों पे लिस्टेड है तब क्या करें, तो आपको वहां से डेटा लेना है जहां पे आपके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो सबसे ज्यादा है। कंसेप्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा बिकवाली है वहीं तो एवरेज का फ्लक्चुएशन आएगा। जहां पे खरीदे दो चार लोग रहे हैं मिलके शेयर्स, उसमें मिलके मतलब क्या है कि दो चार लोग ही टोटल शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क आएगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं आएगा भाई। शेयर्स, आप मुझे एक बात बताओ, आप देखते हैं डॉलर के रेट में, रुपी के रेट में, कन्वर्जन में हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ता है, हर दिन क्या हर सेकंड बढ़ता रहता है। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो आपको फॉरेक्स की जरूरत पड़ती है, विच इज फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। एयरपोर्ट से भी करा सकते हैं और मनी एक्सचेंजेस आरबीआई से अप्रूव्ड होते हैं, वहां भी आप करा सकते हैं। अब आज भी जाइए सुबह रेट पूछने, जब वो खुले 10-11 बजे, तो उनका कुछ और रेट हो सकता है, शाम होते होते वो रेट कुछ और हो जाएगा, हो सकता है कम ही हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि करेंसी में लेन देन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट नाइट, जब इंडिया में रात है तो कहीं और तो दिन है, 24/7 चल रहा है। जब इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज बंद है तो कहीं और की खुली है। तो इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपने वहां से डेटा लेना है जहां पे आपकी कंपनी के शेयर जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। ओके, उसके बाद तो ये उन्होंने कहा कि 26 हफ्ते आप देखें, या दूसरा ऑप्शन जो है वो ये कि जो रिलेवेंट डेट है उससे प्रीवियस, एक तो रिलेवेंट डेट से प्रीवियस कितना देखना है आपको, 26 वीक्स, देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है देखो, 26 वीक्स प्रायर टू द रिलेवेंट डेट या 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट। तो 26 हफ्ते अगर रिलेवेंट डेट से पहले या 2 हफ्ते रिलेवेंट डेट से पहले, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो आपके कंपनी के शेयर का प्राइस जो होगा वो बन जाएगा एज पर द गाइडलाइन जो कि सेबी ने दी है। समझ में आएगी, दो बात है कि 26 हफ्ते और 2 हफ्ते। अब सवाल आता है इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। मॉड्यूल में इतना ही है, कई बच्चे अगर बहुत बार सोचे कि सर ये मॉड्यूल में ये नहीं, बट मैंने मॉड्यूल का सारा जो आपको उम्मीद भी नहीं होगी वो सब मैंने कवर कराया, और इवन उससे ज्यादा कराया। लोग क्या है बचते हैं, यार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, अपने ऐसा करना ही नहीं। सीएस प्रोफेशनल जब एक्सक्लूसिवली मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड के सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बचा ही क्या है, एक आध सब्जेक्ट बचा है, बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए। कंप्लीट है, ये नहीं कि चल रहा है, कंप्लीट है सारे के सारे, तो फिर मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज तो करूंगा नहीं ना। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। लिखा है ए लिमिटेड लिस्टेड ऑन बोथ, अब देख लो क्या बोथ, बीएससी पे भी एनएससी पे भी, द वॉल्यूम ऑफ द शेयर ट्रेडेड इज हाईएस्ट ऑन बीएससी। आ गया ना मेरा क्वेश्चन, बीएससी एनएससी पता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द रिलेवेंट डेट इज 22 मार्च। ठीक, अब रिलेवेंट डेट के आगे नहीं जाएंगे, 23 नहीं जाएंगे, 22 मार्च के पीछे हम जाएंगे, यानी वापस जाना शुरू करेंगे। तो रिलेवेंट डेट ये है, the volume weighted the shares of the company were taken for 26 weeks prior to the relevant date. The average of the maximum and minimum volume weighted average price is taken for each of 26 week and the average of the same is obtained. और यहाँ पे नीचे एवरेज दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा हमने 26 हफ्ते का, यही क्राइटेरिया है ना, 26 हफ्ते और 2 हफ्ते, तो 26 हफ्ते का हमने यहाँ पे लिया है। अब 26 हफ्ते से मैंने आपको बता दिया, एक एक हफ्ता तो नहीं दिखाएंगे, दो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखे हैं। अगर आप देखें तो उनका ये कहना है कि हमने रिलेवेंट डेट 22 मार्च ली है, तो 22 मार्च का मतलब इससे प्रीवियस जाएंगे, बैक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, प्रीवियस जाएंगे। तो प्रीवियस अगर आप जाएंगे तो आप देखिए 21 मार्च आ गई, और यहां से आपको 26 हफ्ते का मतलब मोटा मोटा 6 महीने, और सितंबर और मार्च के बीच में गिन लो, 6 महीने तो होते हैं। सितंबर इज द 9th मंथ, मार्च इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर। मैं डेट की बात नहीं कर रहा, मोटा मोटा ऐसे गिन लो ना भाई, देखो सितंबर एंड है, ये एकदम 21 सितंबर है तो मार्च का भी एंड है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च फिर 3 महीने, तो हो गए ना फिर 6 महीने, और 6 महीने का मतलब मोटा मोटा कितना हो गया, 26 वीक्स हो गया। तो एक हफ्ता हमने वो ले लिया जो कि एकदम आप ऐसे कह सकते हैं स्टार्टिंग का है, विच इज ऑफ सितंबर। अगर मार्च से आप बैकडेटेड जाएंगे तो सितंबर का जो एक हफ्ता है वो हमने ले लिया, उस हफ्ते का प्राइस ले लिया। और इसी तरीके से जो एकदम एंडिंग का हफ्ता है, रिलेवेंट डेट क्योंकि 22 मार्च डिटरमाइन करी गई है, तो 21 मार्च को जो हफ्ता खत्म हो रहा है वो हमने यहाँ पे ले लिया, और आप उसी को देखेंगे हर दिन के बेसिस पे प्राइस, ईयर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो सितंबर था, अब आप 18 में आ चुके हैं। तो आप देखिए प्राइजेस सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके अंदर ही आपको हफ्ते का जो प्राइस है मैक्सिमम और मिनिमम वो डिटरमाइन करेंगे, और वो ऑब्वियसली तभी डिटरमाइन हो पाएगा जब पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा। अभी फ्राइडे बचा है, आज थर्सडे है फॉर एग्जांपल,
अभी फ्राइडे बचा है, फ्राइडे को स्टॉक एक्सचेंज खुला है, तो ये आप नहीं निकाल सकते ना, पहले फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आप निकालोगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या एक तरीके से हाई गया लो गया, क्योंकि ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये हाई एंड लो को डिवाइड करके आया है। ये कैसे आया है, हाई एंड लो को डिवाइड करके आया है। बहुत ज्यादा डिटेल अगर किसी को देखनी हो तो वो कॉर्पोरेट फंडिंग देखे, आप कहेंगे सर मैं तो सीआर की क्लासेस पढ़ रहा हूँ, आप कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहे हैं, वो तो मैंने कहीं और से लिया है, मैंने ली नहीं है, जहां से मैंने क्लास ली वहां तो ये बताया नहीं है। तो कोई बात नहीं, मॉड्यूल में लिखा है वहां आप देख सकते हैं, बाकी जितना यहाँ के रिलेवेंट है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस लिखा है 400, ये यहीं से आया है, ये जो 5 आप देख रहे हो ना, यहीं से आया मैक्सिमम और मिनिमम, और इसके बाद इसका एवरेज निकाला, तो ये एक हफ्ते का एवरेज आया। इसी तरीके से हमने दूसरे तीसरे पांचवे 6 7 8 9 10 करते 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 26 वीक्स पे पहुंच गए, और 26 वीक का जो लास्ट हफ्ता था उसका ये प्राइस थे मैक्सिमम, ये प्राइस से जो गए एक तरीके से टोटल, तो आपने मिनिमम या मैं कहूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस निकाला और इसका भी एवरेज निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई कि 26 हफ्ते का हमारा जो प्राइस है वो डिटरमाइन हो चुका है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो आ रहा है एक 401 आ रहा है और एक 343 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें हम एक प्राइस डिटरमाइन कर लेंगे, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब कितना हो गया 401.095, हाईएस्ट लेना ना। तो हाईएस्ट, अब अगर देखो ये तब की बात है जब मैंने 2 हफ्ते लिया, अगर इनके बीच में और हफ्ते भी जुड़े हुए हैं 26 वीक्स में और किसी हफ्ते में इससे भी ज्यादा प्राइस जा रहा है 401 रुपए से ज्यादा, तो फिर वो वाला प्राइस लेंगे हम लोग, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है। बट फिलहाल जो हमारे सामने सिचुएशन है उसके बेसिस पे मैंने ये प्राइस जो है वो ले लिया है। अब 26 हफ्ते वाली बात हो चुकी है, अब सवाल आता है 2 हफ्ते की, क्योंकि दो कंडीशन है ना, 26 हफ्ते और 2 हफ्ते, और इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो प्राइस आपको लेना पड़ेगा। अभी 26 हफ्ते वाला प्राइस हमारा निकल के आया 401 रुपए 095 पैसे। अब हम 2 हफ्ते वाला प्राइस देखेंगे और जो भी इन दोनों में ज्यादा होगा, चाहे 26 हफ्ते वाला जो हमारे सामने है या जो 2 हफ्ते वाला नीचे पड़ने वाला है, जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो आपका प्राइस बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द 2 वीक्स प्रायर टू द रिलेवेंट डेट इज टेकन विच इज एज अंडर। अब जैसे आपने ऊपर 26 हफ्ते का निकाला था और हमने रिलेवेंट डेट कौन सी ली है, अभी मैंने पढ़ा था रिलेवेंट डेट कौन सी है अपनी, जल्दी बताओ। रिलेवेंट डेट जो है अपनी आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, सो दिस इज मार्च 22, यही है क्या रिलेवेंट डेट, देखो लिखा है रिलेवेंट डेट। तो इससे 2 हफ्ते पहले यानी 21 तारीख को जो हफ्ता खत्म हो रहा है, एक तो वो होगा और एक उससे पहले वाला हफ्ता होगा। अब आप देख लो यहाँ पे हमने लिख लिया 8 मार्च से 14 मार्च, फिर छुट्टी 15 16 17 18 और 19। अब 18 को आप कहेंगे सर क्यों नहीं लिया, तो छुट्टी हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब 2018 का तो नहीं याद है क्या हुआ होगा, बट मार्च में क्या होली आती है क्या, तो उस दिन हो सकता है छुट्टी हो। अब जिस दिन छुट्टी है, अब 5 दिन अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम हो रहा है और मान लो उस हफ्ते में 3 दिन छुट्टी है, तो फिर तो हम 2 ही दिन का प्राइस ले पाएंगे ना, वही जिस दिन स्टॉक, ये ऐसा नहीं होता मतलब कि अगर मान लो छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट हफ्ते का एक दिन ले लेंगे हम लोग, नहीं, 2 वीक्स मीन्स 2 वीक्स, अब वो चाहे कैसे भी हो। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा 2 वर्किंग वीक्स, नहीं लिखा, 2 हफ्ते लिखा। अब 2 हफ्ते में मान लो स्टॉक एक्सचेंज एक हफ्ते में, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ, वैसे मुझे नहीं याद है, बट अगर मान लो ऐसा कभी हुआ कि एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए स्टॉक एक्सचेंज खुला, बाकी 4 दिन बनता नहीं होता ऐसे, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो हम एक दिन का प्राइस लेंगे, ये थोड़े करेंगे कि एक दिन का इधर ले लिया और इसके नेक्स्ट हफ्ते में 4 दिन लिए। हम वीक्स पे चल रहे हैं और ये कोई बिजनेस वीक्स नहीं है, वीक्स मींस हफ्ता, चाहे उस दिन काम हो या ना हो, आप खुद ही देख लो, ये चीज भी क्लैरिफाई हो गई कि अगर 4 दिन काम हुआ है तो 4 दिन के बेसिस पे होगा। अब जो प्राइस यहाँ पे निकला है इसमें से आपने मैक्सिमम मिनिमम बता दिया और फिर इन दोनों को जोड़ के इसका एवरेज निकाल दिया। ऐसे ही सेकंड वीक में मैक्सिमम मिनिमम और उसके बाद जो है वो आपने इसका एवरेज निकाल दिया। तो यहाँ पे जो प्राइस आया है वो 349 है अगर आप देखें, और ऊपर जो प्राइस आया है वो 401 रुपए है। अब यहाँ पे आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है जगह, नीचे है आपके हिसाब से हाईएस्ट के अगर बारे में बात करें तो क्या प्राइस होगा, लिखा है सिंस द हायर प्राइस ऑफ द टू इज डैश दैट वुड बी द हाईएस्ट प्राइस फॉर द प्रेफरेंशियल इशू। अब देखिए 401 और 343, तो इन दोनों में हायर कौन है, 401 है। अब इन दोनों में हायर कौन है, 343 या 355, आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 355,
बट इन दोनों में हायर कौन है, 401 में और 355 में। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 401 है, तो ठीक है ना, फिर 401 जो हो गया वो प्राइस हो गया। तो ये एक तरीका है प्राइसिंग निकालने का। जब भी आप कोई इशू लेके आ रहे हैं, अगर आप ऐसे कहते हैं कि 26 वीक्स प्रायर जाके या 2 हफ्ते पहले जाके हम करेंगे, तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जिसके तहत या जिसके बेसिस पे आप वो जो प्राइस होगा वो निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ऐसा लगा होगा कि यार ये इतना इजी लग रहा था, उन्होंने तो 2 लाइनों में लिख के खत्म कर दिया, बट ये उतना भी नहीं है, इसके अंदर कुछ है। तो भाई यही है सीआर, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। लास्ट क्लास में मैं इसी कह रहा था प्रैक्टिकल लेके आऊंगा, क्योंकि अब क्या है कि माइंड में थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आती है कि यार ये इस तरीके से ऐसा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये तो पता है ना, फॉर सीएस प्रोफेशनल। ठीक है, इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 26 वीक्स, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि 26 वीक से 26 हफ्तों से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस 26 हफ्तों में प्राइस है और जो प्रीवियस 2 वीक्स में प्राइस है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो भी इनमें से हायर होगा उस प्राइस को ले लेंगे। ठीक, बट सवाल ये उठता है कि अगर 26 हफ्ते हुए ही नहीं है, 26 हफ्ते मतलब क्या कि 6 महीने हुए ही नहीं है लिस्टिंग हुए हुए, लेट्स से अभी 4 ही महीने हुए हैं, सो ऑब्वियसली व्हिच इज लेस देन 26 वीक्स, तब क्या प्रोसेस है, तब क्या हम वैल्यूएशन नहीं करा सकते, क्या प्रोसीजर तब होगा। तो उन्होंने कहा अब प्रोसीजर इसका भी है कि अगर 26 हफ्ते से कम हुआ है, द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल शैल बी नॉट लेस देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वही माना जाएगा। बट याद रखिएगा कि ये तब की बात है जब आपको 26 हफ्ते से कम हुआ है। ये आप नहीं चूज कर सकते कि भाई मैं 26 हफ्ते से कम वाले मेथड में जाऊं या ज्यादा। ये तो जो नॉर्मल सी बात है, जिस दिन शेयर लिस्टेड हो चुकी है कंपनी, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा। डेट तो चेंज, समझ रहे हो ना मेरी बात। भाई अगर नॉर्मल सी बात है, आज 31 दिसंबर है, फॉर एग्जाम्पल आज 31 दिसंबर है, मैंने अपने शेयर की जो लिस्टिंग है 1 मार्च को कराई थी, तो 6 महीने से ज्यादा हो गए ना। 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो ये वाला मेथड तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसके लिए है, ये तब के लिए है जब आपको क्या हुआ है, लेस देन, देखो हाईलाइट कर दिया, लेस देन 26 वीक। तो अगर लेस देन है तो ही आप इस मेथड पे जाएंगे, अदरवाइज जो ऊपर हमने बात करी वही आपको यूज करना है। बट फिलहाल हम मानते हैं कि 26 हफ्ते से कम हुआ है, तब क्या होगा, the price at which equity share were issued by the issuer in the IPO। तो IPO पे जिस प्राइस पे शेयर दिए गए थे, जब, क्योंकि ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आप कोई प्रेफरेंशियल इशू वगैरह लेके आ रहे हैं, तब आप क्या प्राइस रखेंगे। तो इसका मतलब अगर लिस्टिंग हो चुकी है, खुद ही सोचो, लिस्टिंग हो चुकी है तो इसका मतलब आईपीओ तो आ चुका होगा ना। भाई आई लिस्टिंग कब हुई होगी, जब पहला आपने इशू निकाला होगा। जो पहला इशू निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, यही कहते हैं हर जगह, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे फाइनल हो, आईपीओ ही तो कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर ही तो कहते हैं। तो आपने कहा कि अगर 26 हफ्ते से कम हुआ है, तो इसका मतलब फिर कुछ भी हो सकता है, अभी 1 महीना ही हुआ, 26 हफ्ते से कम तो कुछ भी, एक महीने का मतलब हो सकता है 4 वीक हुए और आप ऐसा प्रेफरेंशियल लाने की बात कुछ कर रहे हैं। तो याद रखिए, उन्होंने कहा कि जिस प्राइस पे आप अपना आईपीओ लेके आए थे, फिर वही प्राइस आप मान लीजिए। अभी वो फाइनल नहीं है, वो एक फैक्टर है कि जिस प्राइस पे आप लेके आए थे वही प्राइस आप फाइनल मान लीजिए। एक, अब 2 और 3 पॉइंट और है, और इन तीनों में जो हायर होगा वही आपका प्राइस बन जाएगा। The average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on the recognized stock exchange during the period the equity shares have been listed preceding the relevant date। तो क्या लिखा है, the average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on the stock exchange during the period equity share have been listed। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आज 31 दिसंबर है नहीं, आज न्यू ईयर नहीं होने वाला, न्यू ईयर इवनिंग नहीं है आज, या न्यू ईयर ईव। ईव पता है आपको क्या कहते हैं, क्रिसमस ईव, होली ईव। ईव मतलब होता है एक दिन त्योहार जो भी है, फेस्टिवल जो है, उससे एक दिन पहले की शाम, दैट इज कॉल्ड एज न्यू ईयर ईव या व्हाटएवर। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में कि मान लीजिए कि कंपनी को 26 हफ्ते तो नहीं हुए हैं, बट कंपनी को अभी लेट्स से 12 हफ्ते हो चुके हैं, तो ठीक है, फिर 12 हफ्ते का जो प्राइस है, भाई अगर 26 नहीं हो तो ये लिख दिया ना कि जितना भी प्राइस, जितना भी समय के लिए कंपनी लिस्टेड हुई है, ड्यूरिंग द पीरियड द इक्विटी शेयर हैज बीन लिस्टेड। अब 26 हफ्ते नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए, बट हो सकता है 3 महीने हो गए, हो सकता है 4 हो गए, हो सकता है 2 महीने हुए, मतलब जो भी है, जो भी टेन्योर हुआ है फ्रॉम लिस्टिंग टिल डेट, वो आप एक प्राइस ले लेंगे। तो सबसे पहला आपने वो प्राइस लेना है जिस पे आपने आईपीओ पे शेयर दिए थे। सेकंड, आपने वो प्राइस लेना है जितना समय आपको हो चुका है। अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा,
लेट्स से थ्री मंथ्स हुए तो विच इज लाइक ऑलमोस्ट 12 वीक्स, तो वो प्राइस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, हाई एंड लो। अब ये वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो, हर दिन का आपने प्राइस लिया, और उसके बाद जैसे आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा था, मिनिमम में मैक्सिमम लिया था ना, फिर इसका एवरेज निकाला था। तो आपने क्या करना है, जो एक दिन का प्राइस होगा हाई, एक दिन के अंदर मान लो एक शेयर जो है वो 100 रुपए हाई गया और जो लो गया वो 98 गया, तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक। अब आपने इस तरीके से इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिखा, ऐसे हर दिन करते गए, और हर दिन जब आपने कर लिया तो 5 आपके पास ये VWAP आ जाएंगे, और उसके बाद आपको फिर पूरे हफ्ते का, अभी तक तो आप एक दिन का कर रहे थे कि हाई एंड लो के बेसिस पे, अब जब 5 दिन का आपके पास आ गया तो इन पांचों में हाई कौन सा है, लो कौन सा है, पूरे हफ्ते का अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। मतलब ये भी एक्सरसाइज छोटी नहीं है। अब आप सोच लीजिए इससे कितना ज्यादा काम है कंपनी सेक्रेटरी के पास अगर करने वाला बंदा हो तो, और आप तो मुझे पूरी उम्मीद है करेंगे। द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग 2 वीक्स preceding the relevant date, during 2 weeks preceding the relevant date, तो 2 हफ्ते जब भी, अब ये दिमाग में शायद बार बार एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर ये रिलेवेंट डेट क्या है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन वहीं से हमें करनी है, तो नीचे भी है वो बताऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। रिलेवेंट डेट वो डेट है जहां से सब कुछ चीजें स्टार्ट होंगी, है ना। तो खैर यहाँ पे आपने कह दिया अगर 26 हफ्ते से कम हुए हैं तो आपके पास ये मेथड है, जिस प्राइस पे इशूअर ने आईपीओ पे शेयर दिए थे तो वो प्राइस ले ले, जितना समय उसको लिस्ट हुए पे हुआ है, 6 महीने नहीं हुए हैं क्योंकि 26 वीक से कम है, बट ठीक है 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जो भी कुछ हुआ है उसका, जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाई एंड लो लेके डिटरमाइन कर ले कि क्या प्राइस है। और तीसरा आपने कह दिया कि पिछले 2 हफ्तों का, पिछले 2 हफ्ते का तो ये सामने देखिए ऊपर लिखा भी था, जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, यही तो था पिछले 2 हफ्ते का, ये जो आप इस समय देख रहे हैं जहां पे मैंने सर्कल किया है, द एवरेज ऑफ द 2 वीक्स प्रायर, तो ये जो है ये पिछले 2 हफ्ते का है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको लिस्ट हुए हुए ये 2 हफ्ते का है, अब लिस्ट हुए हुए ऐसे 4 हफ्ते हुए हैं, तो एक हफ्ता ये हो गया, 2 हफ्ता ये हो गया, तीसरे को और बनाना है, फोर्थ को और बनाना है, और जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मतलब जो नीचे हमने पढ़ा उसमें सबसे पहला मेथड क्या था, जिस प्राइस पे आपने आईपीओ पे शेयर्स दिए, अब जो भी इनमें से तीनों में हायर होगा वो आपका प्राइस बन जाएगा, बट ये तब की बात है जैसे मैं बार बार कह रहा हूं जब हमें 26 हफ्ते से कम हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। और देखो जिन बच्चों का, अगर कोई आप में से, वैसे तो ऐसा मैंने कोई बात कही नहीं है जो मुझे ऐसा लगे, बट मैं फिर भी कहूँ कि जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव जो है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा प्लस माइनस है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एग्जाम में अगर आएगा तो आपको चार्ट्स और डेटा देंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बट रेगुलेशन में एक एक समझाऊंगा, देखो इसमें पूरा मत मानना, मैं पूरा करवाऊंगा रेगुलेशन जितना रिक्वायर्ड है, पूरा का मतलब ये भी नहीं कि पूरा लॉटर या आईसीटीआर पढ़ा रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना सब पढ़ाऊंगा, उसमें आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो कुछ लोग होते हैं मेहनती और कुछ लोग होते हैं जरूरत से ज्यादा मेहनती, है ना। अब आप देखो कि आप कहो कि भाई मैं आपके ऊपर ये बात डालता हूँ, वैसे स्वेट इक्विटी का मतलब आप सब जानते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज जो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब देखो अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम, यही मैं जाकर अपना जो काम नॉर्मली मुझे असाइन किया गया मैं वही करता हूँ, तो ठीक है अगर मैं वो वैसा काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो इट इज ओके, क्योंकि कंपनी ने मुझे एंगेज किया है इस चीज के लिए और मैं उन्हें वो सर्विस दे रहा हूँ, तो कंपनी मुझे वो पे कर रही है। पर अगर कोई ऐसा है जो सुबह जल्दी पहुंचता है, रात को या शाम को लेट तक आता है, और कुछ एक्स्ट्रा जाने और आने से ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग क्या है पूरा दिन बैठे रहते हैं तब भी कुछ नहीं करते, वो बात नहीं, बट कुछ एक्स्ट्रा आप करके दिखाते हैं जो कि आपकी कैटेगरी के लोग नहीं कर पाए, तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी डिजर्व करते हैं, ठीक है कि ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं वो एक अलग बात है, बट एक नया कंसेप्ट भी निकाला गया जो कि मुझे ऐसा लगता है आपको पता भी है, जिसका नाम है स्वेट इक्विटी। वो एम्प्लॉय जिन्होंने टेक्निकल नो हाउ, आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीजें आपने सुनी होगी, आईपीआर अपना सब्जेक्ट भी है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं जब जब रिजल्ट आता है तब तक ये बहुत क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सा पेपर चूज करूं, और आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए आईपीआर बेस्ट है, इसलिए आप कहेंगे सर आप ये तो क्या आप पढ़ाते हैं इसलिए आप आईपीआर कह रहे हैं, सुन तो लो, आईपीआर बेस्ट है, ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी इससे रिलेशन है वो आप ले सकते हो,
पर अगर आपको सेक्शन वेक्शन नहीं करना तो आईपीआर सही है। अगर आपको सर और बताइए ये तो फिर आप जाओ फॉरेंसिक ऑडिट, वो भी सही है। आप कहते हो नहीं सर उसमें तो कुछ बुक से आता नहीं है, क्योंकि 150 पेज की बुक है, तो बंदे को लगता है यार यही ले लेता हूँ, इसी से सब कुछ आएगा। और उसके बाद है लेबर लॉस। इन चारों में से ही चूज करना। टैक्सेशन वगैरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा मत लें आप, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स आप पढ़ ही रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रांग है टैक्सेशन में तो ही जाए उस तरफ, नहीं तो इन चारों में से ही दुनिया चूज करती है। 90% बच्चे यही मिलेंगे आपको इसी कैटेगराइजेशन के अंदर, आईपीआर में ज्यादा मिलेंगे आपको, तो इसी में से आप चूज करें। ठीक, तो मेहनत के बदले जो शेयर्स आपको मिलते हैं, आपने पसीना बहाया, उसके बदले जो शेयर्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी। ना स्वेट इक्विटी के बारे में यहाँ पे कुछ रेगुलेशन दे रखी है जो 2002 में आई थी, और उसकी रेगुलेशन 7 है जिसके बेसिस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जो आप जानते भी हैं कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। पानी तक फ्री नहीं मिलता, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह तो कहाँ मिलने वाले हैं। तो वही सबसे पहली बात आ गई कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। ये ठीक है कि जो लेबोरियस एम्प्लॉइज है, बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग है, उन्हें हम दे रहे हैं, बट फ्री में तो नहीं दे रहे ना। तो कैसे होगा, तो कहता है प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर शैल नॉट बी लेस देन, ये जो लाइन है कंफ्यूज भी करती है, शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। इसको अगर मैं चाहूं, मैं आपको नहीं काटना, आपको यहाँ पे बुक में काटू, बस इसको मैं ये लिख सकता हूँ, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाईएस्ट ऑफ द ऑप्शन या इन द ऑप्शन मेंशन बिलो। तो यानी जितने भी ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं, जो कैटेगरी 2 है यहाँ पे, इनमें जो हाई होगा वो आपका प्राइस बन जाएगा। लिखा है ना शैल नॉट बी लेस देन, कम से कम जितना इन सब से आएगा। इसका मतलब क्या है, कम से कम जितना इन दोनों प्राइस में आएगा ऑप्शन में, उतना तो है ही है, बट उसके अलावा फिर ये देखा जाएगा कि इन दोनों में हाई कौन सा है। मतलब यही तो फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप कंसिडर करेंगे, और उसके बाद इन दोनों में जो प्राइस आप निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले ऑप्शन में 30 आया, दूसरे में 40 आया, तो 30 रुपए से यूं कह दीजिए कम नहीं हो सकता, और जो मैक्सिमम है वो इन दोनों में जो ज्यादा है वो होगा विच इज 40 रुपीज। ये इस बात का मतलब है शैल नॉट बी लेस देन, जो कंफ्यूजिंग बात है। अच्छा, क्या है, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द relevant date, या the average of the weekly high and low of the closing price of the related equity during 2 weeks preceding the relevant date। अब relevant date क्या है, नीचे लिखा भी हुआ है, बट यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है as compared to what we have discussed above, कि यहाँ पे 26 weeks नहीं लिखा गया, 6 months लिखा गया, और 2 weeks यहाँ लिखा गया। तो ठीक है, मतलब ये कि ऊपर हमने यही बात करी थी, बट ऊपर हमने 26 weeks कहा था, और अगर एग्जामिनेशन में आए तो जहां पे वीक्स है वहां वीक्स ही लिखना, जहां मंथ्स है वहां पे मंथ्स ही आपको लिखना है, क्योंकि कुछ सेट एब्रिविएशंस है जो एक्ट में लिखी गई है, सो कॉल्ड एज बेयर एक्ट में लिखी गई है, जिसको हम ओवररूल या ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा कि उसको ध्यान आप रखें। अगर आप स्वेट इक्विटी के प्राइसिंग निकालना चाहते हैं तो पिछले 6 महीने की बात यहाँ पे करी जा रही है, वही। अब देखिए 6 महीने का वही पूरा कंसेप्ट है जो ऊपर 26 वीक्स का था, कि हर हर महीने का आपको एक प्राइस निकालते चलना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर से 27, ऐसे आप प्राइस निकालते निकालते चलेंगे। 27 सितंबर को ये खत्म हुआ। अब मान लेता हूं मैं कि 28 और 29 को सैटरडे संडे है, तो 30 सितंबर से फिर हफ्ता शुरू हुआ, है ना। ऐसे कर करके आप 6 वीक्स का, सॉरी 6 मंथ्स का प्राइस निकालेंगे। आपको पता है मंथ्स क्यों कहा जा रहा है? बहुत बार ऐसा होता है, कोई ऐसा महीना तो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर जिसके अंदर 5 हफ्ते हो, 35 दिन तो हो, क्योंकि 7 इज लाइक द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो 5 हफ्ते तो कहीं हो नहीं सकते, है ना। पर अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है, ये डेज के बेसिस पे चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी महीने में लेट्स से 5 सैटरडे, समझ रहे हो, सैटरडे 5 है बट संडे 4, ऐसा होता है। तो हम जब डेज के बारे में बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन अलग चलती है, वीक्स के बारे में बात करें तो अलग चलती है, मंथ्स के बारे में बात करें तो अलग चलती है। नहीं, अगर आपको मेरी बात जो मैंने कही है ना समझ में आया तो अपना कैलेंडर उठा के देख लेना साल का। ऐसा होगा किसी महीने में 5 संडे होंगे, किसी में 5 मंडे होंगे किसी महीने में, तो ये सब होता है। ये डेट्स का थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। तो आपने यही ध्यान रखना है कि 26 हफ्ते ऊपर है, जबकि नीचे 6 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, और उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले 2 हफ्ते के जो शेयर के प्राइस है, वही एवरेज निकालेंगे हाई और लो का। अब इन दोनों में जो भी सबसे ज्यादा आएगा वही आपका प्राइस बन जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर अब देखिए जो हमारी ऊपर मेंशन टेबल है, ये एक पर्पस नहीं सॉल्व कर रही, मैंने इसको 2-3 पर्पस के लिए यहाँ पे लिखा और इतना समय डिवोट किया है।
जो हम बात कर चुके हैं वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, वो तो इससे रिलेट करती है। बट ये वाली जो नीचे चीजें लिखी हैं कि 6 months एंड देन 2 weeks, ये भी यही तो है सारा। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, VWAP, यही तो लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर भी तो यही लिखा है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखो यहाँ पे भी यही लिखा है। तो ऊपर वाली जैसी टेबल है पूरी वही कंसेप्ट चलेगा। बट यहाँ पे 26 हफ्ते से कम और 26 हफ्ते से ज्यादा वाली बात नहीं है। 6 महीने का या 2 हफ्ते का, जो पिछले 2 हफ्ते रिलेवेंट डेट से जो भी इनके अंदर ज्यादा होगा वो आपका प्राइस बन जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। अब सवाल उठता है कि सर आपने कहा था कुछ देर पहले रिलेवेंट डेट बताऊंगा, अभी तक बताई नहीं, आप भूल जाओगे, आप बता दो। तो ठीक है, तो आप देखो रिलेवेंट डेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप नीचे अगर जाएं तो लिखा है रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस मींस अ डेट व्हिच इज 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स कन्वेन। यानी एजीएम जो हो रही है या सो कॉल्ड एज ईजीएम हो रही है उससे 30 दिन पहले, अगर मान लो 31 दिसंबर को, जस्ट टू कीप इट सिंपल, 31 दिसंबर को हमारी मीटिंग, जनरल मीटिंग होनी है, तो 30 दिन पहले कितना हो गया, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर हमारी रिलेवेंट डेट हो जाएगी। और यहीं से अब जो भी कैलकुलेशन निकालनी है, यहीं से 6 मंथ्स की अगर सेड्यूकिटी की बात करें, 6 मंथ्स की, या यहीं से 2 वीक्स की कैलकुलेशन निकलेगी। और जो भी इनमें ज्यादा होगा, चाहे 6 मंथ्स वाला एवरेज प्राइस या 2 वीक्स वाला, वो प्राइस बन जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, आ रहा है ना समझ। अगर अच्छा किसी बच्चे को है कि सर आप बहुत, मैंने पहले भी कहा कि यार आप बहुत धीरे बोलते हैं सर, मतलब इतना धीरे तो पता नहीं क्या, तो देखो भाई स्पीड बढ़ा लो। और अगर आपको लगता है सर आप तेज बोल रहे हैं, मैं नोट्स बना रहा हूँ, रुको 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 रुको, तो फिर क्या है, स्पीड धीरे कर लो। भाई हमने सॉफ्टवेयर पे इतना पैसा लगाया, क्यों लगाया, आपकी फैसिलिटी के लिए। मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर पे क्लास देखनी है, तो फंक्शंस आपको दे रखे हैं सारे, अब आप उसका यूज कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। हम यही कर सकते थे कि आपको ये बता सकें, तो वो हमने बता दिया है। अब इतनी सारी बात करने के बाद हम एक नए टॉपिक पे अब बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द, तो अभी तक स्वेट इक्विटी हो गया, अब है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मुझे लगता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कंसेप्ट को हमें फिर से एक बार याद करने की जरूरत पड़ेगी, बट उतना डिटेल में नहीं जितना हम कवर करके आ चुके। तो यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर रूल्स 8। दिस इज द स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये क्या है, ये तो आपको पता ही है। टू बी इशूड शैल बी वैल्यूड एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पता है ना कौन, आईसीएसआई, एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सब बात हमने करी थी। या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो, ये सब बात हम प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एक तरीके से क्वालिफिकेशन के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके मैंने नाम लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आगे प्रोसेस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक आ गया, जो स्वेट इक्विटी शेयर जो होंगे वो इशू किए जाएंगे, जो रजिस्टर्ड वैल्यू है प्राइस डिटरमाइन करेगा उसके बेसिस पे। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमें ये भले ना भी लिखा हो, बट ये समझने की जरूरत है कि इट हैज सम गाइडलाइंस कि भाई क्या, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है कि आपको याद होगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी, वैल्यूअर आ रहा हो डिफरेंट टाइप, एक टेक्निकल था, एक फाइनेंशियल था, याद है कुछ। तो उसके बेसिस पे ये सब चीजें डिटरमाइन होंगी। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात भी कर रहा था, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। आपको पता है इतना ही नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है, ये बड़े बेसिक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, डिजाइन, प्लांट ब्रीडर वैरायटी, लेआउट, इंटीग्रेटेड सर्किट, सुना है आपने इन सब के नाम जो मैंने आखिरी में कहे, शायद नहीं, ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये सब चीजें भी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पार्ट में नई ऐड हुई है। मतलब ये बहुत रीसेंट एक्ट है, जो उतने पुराने नहीं है या उतना फेमिलियर नहीं है कंसेप्ट जितना ट्रेडमार्क वगैरह का है। The valuation of the intellectual property or know-how or the value addition for sweat equity shares are to be issued shall be carried out by the registered valuer। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ये ऑथराइजेशन है कि वो इन सब का वैल्यूएशन कर सकता है। अब बात आती है कि वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी फॉर मर्जर, यानी अगर आप मर्ज करेंगे तो किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, विच इज कौन कौन से एक्ट्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है जो हमने यहाँ पे अबाइड करना है, फॉलो करना है। मैं आपको याद यहाँ पे दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियसली जब बात करी थी तो सेक्शन 230 से लेकर 240 के बारे में बात हुई थी, और उस समय मैंने बड़ा जस्ट से समझाया था कि सेक्शन 230 क्या है,
231 क्या है, उनके सब सेक्शंस नहीं समझे थे उस समय, है ना। पर मैंने ये कहा था आपको कि जब हम नीचे जाएंगे विच इज लाइक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी तो हम ये पढ़ेंगे जो ऊपर है। देखिए सेक्शन 230 का क्या है, सब सेक्शन भी है उसका, 1B 2B, तो यानी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस ये होता है कि समय की बात होती है कि कौन सा टॉपिक कितना डिटेल कौन से चैप्टर में कवर होना है, करना मैंने सभी है, जितना मैक्सिमम है हम सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है a fair market evaluation is the estimate or the opinion of the theoretical worth of the company equity based upon its underlying assets, income generating ability and comparable transaction। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और वो इस तरीके से जो चीजें आपको फॉलो करनी है। कंपनीज एक्ट 2013, एनसीएलटी के रूल्स, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, इनकम टैक्स, सेबी, एलओडीआर, ये तो आप जानते हैं भाई, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे कि 26 हफ्ते और 2 हफ्ते और न जाने और क्या क्या चीजें एलओडीआर के अंदर कवर होती है, जो हम नीचे भी अभी देखेंगे। तो कंपटीशन एक्ट और अप्रूवल, अब देखिए कंपटीशन एक्ट को आप कहेंगे सर क्यों लिखा है, कंपटीशन का क्या मतलब, तो मैंने पहले भी बताया था मर्जर हो अमलगमेशन हो ये अच्छा है बिकॉज इससे कंपनीज का फायदा है, सो कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो और कुछ कह दीजिए सब सही है। बट इससे कंज्यूमर यानी कंपटीशन डिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार रेफरेंस देता हूँ और आप कहेंगे सर आप बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट आप ये कहेंगे जब इस तरीके से अगर सोच रहे हैं ना, तो मैं आपको बोल दूं मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। एमडीसीएस में जाके देख लेना, कंपटीशन एक्ट में हमने तो पढ़ा है ना सेक्शन 3 के अंदर कितने सारे प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की, टाई इन अग्रीमेंट, कुछ याद है, रॉयल्टी बैक अग्रीमेंट। तो वैसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लो भाई दो कंपनीज थी, एक ए और एक बी, ये दोनों एक जैसे सामान बनाती थी और एक दूसरे के दुश्मन थे। दुश्मन मतलब बहुत कट थ्रोट, गर्दन काट देने वाला, कट थ्रोट मतलब गर्दन काट देने वाला, मतलब यही होता है कट थ्रोट का मतलब कि नेक टू नेक, तुम कुछ करोगे मैं भी कुछ करूंगा। तुमने पेप्सी के ऐड में शाहरुख खान को लिया, तो अब मैं कोका कोला के ऐड में सलमान खान को लूंगा। मतलब अब ये वो बात नहीं हम कर रहे कि भाई ये दोनों की पॉपुलैरिटी क्या है, बट हम कह रहे हैं कि तुम अगर महंगा स्टार लोगे तो मैं उससे भी महंगा लूंगा, समझ रहे हो आप, मेरा हाथ नहीं मानेंगे, वैसा लेवल था। पर पता नहीं क्या रिलेशन ना खराब होते हुए समय लगता है ना बनते हुए, क्या पता आज किसी से रिलेशन नहीं अच्छे, कल वही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड बन जाए। आज जिससे रिलेशन अच्छे हैं एकदम, मतलब हर बात उससे शेयर करते हैं, पता चला 2 महीने के बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो समय की देखो कोई हम वो गारंटी नहीं ले सकते। इधर यही है कि ए और बी आपस में इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे, पर पता नहीं कैसे दिल में क्या बात आई, मर्जर के लिए दोनों अग्रीड हो गए। अब सवाल यही है कि ये दो ही हैं सिर्फ इस पूरी इकोनॉमी में जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर ये दोनों अभी एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे, तो कंपटीशन करते थे, ए 10 रुपए का बेचता था तो बी 9 का, ए 9 का करता तो बी 8 का कर देता, समझ लो ऐसे हो रहा था। अब जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो ये कंपटीशन नहीं करेंगे, फिर ये क्या 15 का बेचेंगे तो जिसको लेना है 15 का ही लेना पड़ेगा, उससे नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे अग्रीमेंट जो है कंपटीशन को डिसॉर्ट कर देंगे, कंपटीशन को खत्म कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे सब चीजें डिसाइड होंगी। और साथ साथ अगर किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक आरबीआई, आईआरडीए, ट्राई, इनका अप्रूवल चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा। अब कंपनीज एक्ट के अलग सेक्शन है 230 ऑनवर्ड, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हम थोड़ा थोड़ा इसलिए कवर कर रहे हैं कि सिंक इन होता जाए, समझ आता जाए, क्योंकि आपके पास वीडियोस तो है ही ना, देखते जाओ। अगर आपको लगता है यार 1 घंटे की वीडियो बहुत छोटी होती है, इससे पहले थोड़ा मैं मूड बनाती हूँ या बनाता हूँ कि पढ़ूंगा, वीडियो खत्म हो जाती है, सर कहते हैं तो ठीक है भाई नेक्स्ट वीडियो ऑन कर लो। हम इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं कि मान लो अगर किसी बच्चे को कहीं जाना है, कुछ भी है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो क्या है कि उठ के चला जाएगा तो अगली बार आएगा तो फ्रेश वीडियो देख लेगा। अब 3 घंटे की एक वीडियो बना दी, उसमें बंदा सो जाएगा, समझ लो आप मेरी बात। तो वो नहीं करना हमने, जो स्पेशली ये रिकॉर्ड करी जा रही है, तो इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि आपको देखने में भी अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, ईज ऑफ माइंड लगे यार, कि कोई प्रेशर नहीं है कि आज मैंने अगर 3 घंटे खा लिया तो 3 वीडियो देखो, है कि नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज आज सारी बात आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। दिस वाज चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फॉर सीएस प्रोफेशनल ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ, शांतनु भंडारी क्लासेस ओनली। थैंक यू सो मच।